ताहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत सारी विशेस आपको, आपकी आप पूरी टीम को दिवाली, धनतेरस और इन सभी फेस्टिवल्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर हम ताहिर बादशाह जी का इंट्रोडक्शन अगर यहाँ बात करें, लगभग 31 साल का तीन डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस उन्हें हैं इक्विटी मार्केट्स में। 8 साल से वो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के साथ ही जुड़े हुए हैं और इनका प्रीवियस रोल जो था उससे पहले वो मोतीलाल ओसवाल एएमसी के हेड ऑफ इक्विटीज़ थे और साथ ही इन्होंने कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और अलायंस कैपिटल मैनेजमेंट में भी के साथ जैसी कंपनियों के साथ भी काम किया है। ताहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक व्यू आपसे ये समझना जी। No, please go ahead. सबसे पहले तो आपसे एक व्यू समझना चाहेंगे कि आप अब तक जो आ रही हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स, उन्हें किस तरह से देख रहे हैं। अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली तक की बात करें तो बड़ा डैमेज इंडियन मार्केट्स को ऑफ कोर्स एफआईज के सेलिंग का तो रहा है, दूसरा रहा है कि जो स्लगिश, तो जो ढीली पड़ती हुई हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी। लेकिन इस क्वार्टर में क्या कहाँ कहाँ आपको ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ आपको दिख रहा है कि चीज़ें बदली हैं और H2 में जो रिकवरी की बात बार बार की जा रही थी वो अब वाकई में दिखने लगी है? पहले तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर दिवाली ग्रीटिंग्स और आपके सभी दर्शकों ऑन जी बिजनेस ऑल्सो को भी मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। वेल, जहाँ तक अर्निंग्स की बात है, आई थिंक अभी भी सीजन सिर्फ शुरू हुआ है। वी हैव सीन ओनली एक स्लिवर देखा है हमने। कुछ हद तक टेक कंपनीज और कुछ एफएमसीजी की आंकड़े हमने देखे, तो देयर इज अ लॉट टू गो एज फार एज द ओवरऑल रिजल्ट सीजन इज कंसर्न। लेकिन अब तक जो हमने देखा है, आई थिंक कुछ हद तक मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हल्का सा बेटर रहा है, पर्टिकुलरली एज फार एज टेक इज कंसर्न, जहाँ पे थोड़ी एक इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली नजर आई है। और कुछ हद तक जो हमने बैंक्स के आंकड़े भी जो देखे, उसमें भी हमने देखा कि मतलब जो मार्जिन का जो प्रेशर शायद जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था, वो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहा है कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। एंड अभी कुछ एक दो दिनों से हम एफएमसीजी या थोड़ी बहुत कंज्यूमर कंपनीज के आंकड़े देख रहे हैं। उसमें भी हमने शायद टॉप लाइन में वैसे देखा जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन वैसे भी एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जीएसटी के चेंजेस को लेकर। लेकिन मार्जिन्स में भी उन्होंने एक हद तक मार्जिन्स को बचा के रखा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जीएसटी के कारण वो भी एक डिसलोकेशन और ट्रेड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन होने की आशंका थी। तो आई थिंक एट एन एग्रीगेट लेवल मैं कहूँगा कि जो भी अभी तक नंबर्स आए हैं, हालांकि बहुत सारा अभी भी बाकी है, आई वुड थिंक दैट इट इज स्टिल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। और वो एक तरीके से आई थिंक इज सफिशिएंट। मुझे लगता है कि वैसे भी जो हमने मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि दिसंबर क्वार्टर और फिर मार्च क्वार्टर में हम जब प्रवेश करेंगे तो अर्निंग्स की एक्सेलरेशन होगी एंड वहाँ पे ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, क्योंकि तब तक हम एक बेस इफेक्ट को भी एक पार कर चुके होंगे। आई थिंक वी विल बी इन अ पॉजिटिव बेस इफेक्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसका भी असर, पॉजिटिव असर आई थिंक अगले क्वार्टर से हमें देखने मिलेगा। एंड स्पेशली जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं विद रिगार्ड टू टैक्स कट्स और इंटरेस्ट रेट्स जो घटे हैं, उसका भी असर आई थिंक धीरे धीरे सिस्टम में आने वाले 2 क्वार्टर्स में हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आई थिंक अब तक का जो अनुमान है वो जो भी व्हाट वी हैव सीन अप अंटिल नाउ इज क्वाइट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अभी तक तो जो नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक ही रहे, तो ये तो बात हुई नतीजों की। लेकिन सर, एफआईआईज के ऊपर मेरा अगला सवाल होगा, ये जो थोड़ी बहुत बाइंग अब दिखना शुरू हुई है उनकी तरफ से, इनकी तरफ से इंटरेस्ट आपको कैसा नज़र आ रहा है और क्या अब आप देख रहे हैं जल्द ही एफआईआईज वापस से भारतीय बाजारों में लौटते दिखाई दे रहे हैं? तो पूजा जी, जहाँ तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग बाइंग का सवाल है, आई थिंक दैट इज अ फंक्शन, बहुत सारी चीज़ों का ये फंक्शन रहता है। एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपनी खुद की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है एंड ऑल्सो रिलेटिव अर्निंग्स ग्रोथ इन अदर एरियाज। एंड देखिए, आई थिंक इन द रिसेंट पास्ट जो वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स की कॉन्फ़िगरेशन रही है, और उसमें जो अट्रैक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन ये रहा है कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव एंड टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस। कौन सी ऐसी इकोनॉमीज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी, स्पेशली आप अगर एआई की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो आई थिंक दैट दोज पार्ट्स आर द मोर एक्साइटिंग पार्ट्स द वर्ल्ड ओवर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़ा चेंज आने की उम्मीद है। तो आई थिंक
इन दैट रिगार्ड इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक हद तक हमें वो जो फ्लेवर है वो नहीं प्रोवाइड करती। हम आईटी सर्विसेज के लिए माहिर है, बट नॉट इन द अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी एरियाज। तो आई थिंक इस कारण देयर हैज बीन जो इंडियन मार्केट की अट्रैक्शन है वो थोड़ी बहुत कम रही है इन कुछ समय से। एंड वो भी एक फ्लोज आउटफ्लोज का कारण रहा है। ऑफ कोर्स अर्निंग्स साथ ही साथ जैसे हमने डिस्कस किया वो भी कुछ हद तक पिछले 3-4 क्वार्टर से मॉडरेट रहे हैं। हालांकि उसकी इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है, अपेक्षा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये टेक्नोलॉजी का बड़ा जो असर रहेगा तब तक आई थिंक इंडियन मार्केट्स विल हैव लेस फ्लेवर और लेस अट्रैक्शन। इसलिए एट दिस स्टेज हम मैं ये कहता आ रहा हूँ कि हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ हम कंप्लीटली आत्मनिर्भर है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी खुद की इकोनॉमी को जितना हो सके उतना सपोर्ट करे, उतना स्टिमुलेट करे। तो आई थिंक दोज एंड आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ द लीवर्स एंड इट्स बीन डूइंग दैट। तो मुझे लगता है कि वो मायने रखेगा एंड उसका जो अर्निंग्स पे असर आना है वो मायने रखेगा। तो अगर हम अर्निंग्स को ज़्यादा बढ़ोतरी दे सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी वन रीज़न थ्रू विच फॉरेन इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन हमारी और वापस आ सकता है। बट अदरवाइज इट माइट प्रॉब्ली बी लिटिल डिफिकल्ट, और हमें उस दौरान आई थिंक वी विल हैव टू बी सपोर्टेड बाय आवर डोमेस्टिक फ्लोज। राइट बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये जो इंडिया की अट्रैक्टिवनेस होगी उसी के बाद यानी एफआईएस का वापस लौटना होगा। पर जिन स्पेसेस की अब बात हो रही है, एक व्यू ये भी निकल के आ रहा है कि फाइनेंशियल स्पेस जो बहुत समय से अंडर परफॉर्म करते रहे हैं, वहाँ शायद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पूरे फाइनेंशियल स्पेस में। लेकिन फाइनेंशियल स्पेस में कौन से सेगमेंट में जाएं? क्योंकि अगर अब तक जो नंबर्स आए हैं, हालांकि बैंक्स ने अपने मार्जिन को आप देखें तो जो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन थी वो कंटेन किए हैं, इस बार इतने नहीं गिरे हैं उनके मार्जिन, लेकिन ग्रोथ को लेके कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली लार्ज कैप जो कंपनीज है, लार्ज कैप बैंक्स है, वहां थोड़े कंसर्न दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या एसएमआईडी स्मॉल एंड मीडियम बैंक्स वहां थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, या फिर ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड एनबीएफसीज है वहां पर नजर होनी चाहिए, या फिर और ज्यादा डीप जाए तो कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वहां नजर हो सकती है? तो आपकी असेसमेंट एक्चुअली बिल्कुल सही है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो बेसिकली आई थिंक जहाँ तक फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल्स की बात है, बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग, आई थिंक जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है कि यहाँ से भी हम शायद 50 और बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट कट हम देख सकते हैं। तो हालांकि मैं सहमत हूँ इस बात से कि बैंक्स हैव मैनेज देयर मार्जिन्स क्वाइट वेल डिस्पाइट जो हमने इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट कट जो हमने देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद अभी भी वो फुल्ली वो जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे लगता है कि एनबीएफसीज विल प्रॉब्ली बी बिगर बेनिफिशरीज। और वैसे भी एनबीएफसीज में आई थिंक लोन ग्रोथ, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी थोड़ी और स्ट्रेंथ पकड़ती है तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक लोन ग्रोथ और उसके साथ साथ डोमेस्टिक लोन ग्रोथ अगर इम्प्रूव होता है तो इट विल बी लार्जली ड्रिवन बाय एनबीएफसीज। क्योंकि जो लार्ज टिकट लेंडिंग है वो ज़्यादातर हो नहीं रही है, तो इट माइट प्रॉब्ली बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर बैंक्स। लेकिन एसएमई एमएसएमई वो वाला जो सेगमेंट है वहाँ से हमें क्रेडिट ग्रोथ की ज़्यादा उम्मीद है। एंड अगर वो उसके लिए आई थिंक एनबीएफसीज आर अ बेटर प्ले, दे आर बेटर पोजिशन उसका एडवांटेज लेने के लिए। तो एंड साथ ही साथ अगर इंटरेस्ट रेट्स और थोड़े कम होने हैं तो मुझे लगता है कि एनबीएफसीज इन द पैकिंग ऑर्डर विल बी द बेस्ट वन, फॉलोड बाय ये जो कुछ थोड़े जो नॉन लेंडिंग एक्टिविटीज़ है, स्पेशली ब्रोकरेजेस है या वेल्थ मैनेजर्स है, एक्सचेंजेस है, उस तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव रहेगा। एंड स्पेशली क्योंकि ये सेगमेंट में हमने कुछ हद तक अभी रिसेंटली करेक्शन भी देखा है, तो वैल्यूएशंस भी थोड़े बहुत हल्के से सस्ते हो गए हैं, तो दैट ऑल्सो मेक्स इट अट्रैक्टिव। एंड थर्डली मुझे लगता है कि वो सेगमेंट के अंदर देन इट शुड बी द बैंक्स, वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इस तरीके से एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स पोजिशनिंग इस तरीके से रहेगी। एज सून एज हम उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट बाय एंड लार्ज हैज बीन कंप्लीटली डन, तो मुझे लगता है कि देन आफ्टरवर्ड्स बैंक्स particularly private and public sector banks both should probably do better than NBFCs और capital market वाली जो कंपनीज है उससे। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ पर बीएफएसआई स्पेस को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू यहाँ पर शेयर किया कि जब तक रेट कट का असर है तब तक फिलहाल बैंक
लोएस्ट प्रायोरिटी पर रहेंगे। ऐसे में आप NBFCs और मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स पर नज़र रखिए। ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।